नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा। आज जिस वीडियो को लेकर के आई हूँ वो आपके पीजीटी और बाकी एग्जाम्स में भी इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी हमें इस देश की महान विभूतियों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो श्री अरबिंदो को आज हम पढ़ेंगे। आपने थंबनेल में देख चुका है कि इनके किन किन टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अभी तक आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज श्री अरबिंदो को हम समझेंगे, आज जानेंगे कि ऐसे महान व्यक्तित्व जिस देश में जन्मे हैं उस देश के हम नागरिक हैं, हमें इन्हें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतने स्पिरिचुअल व्यक्तियों को जानना भी एक अपने आप में बहुत चैलेंजिंग विषय होता है। तो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोगों को देखना है उनके लाइफ के बारे में। तो लाइफ के बारे में देखने के लिए हमें ये देखना है कि इनका जन्म कब हुआ। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 15 अगस्त 1872, कोलकाता में इनका जन्म होता है एंड डाइड 5 दिसंबर 1950, पुदुचेरी। इनकी जो स्पाउस हैं वो हैं मृणालिनी देवी। 1909 में इनकी शादी होती है और इनके पेरेंट्स का नाम है स्वर्णलता देवी एंड कृष्णधुन घोष। ये इनके माता पिता हैं और 7 वर्ष की अवस्था में ये इंग्लैंड चले जाते हैं शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए। शुरुआत में वहाँ पर ये सेंट पॉल स्कूल लंदन में शिक्षा लेते हैं और आगे चल करके किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में इनकी शिक्षा होती है, लंदन में ही। ठीक है, आगे चल करके जब ये इंडिया में वापस आते हैं, कब वापस आते हैं? 1893 में। तो इन्होंने ऑलमोस्ट 13 ईयर्स तक कहाँ जॉब की? तो सर्विस ऑफ द महाराजा एंड अ प्रोफेसर इन बड़ौदा कॉलेज। इन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम्स भी क्रैक किया था, पर ये बहुत ज़्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करना चाहते थे। 1906 में जब बंगाल विभाजन होता है उसके बाद का जो दौर रहता है, वहाँ पर ये उस पोस्ट से, बड़ौदा में जिस पोस्ट पे काम कर रहे थे उस पोस्ट से ये रिज़ाइन दे देते हैं और कैलकाटा आ जाते हैं और वहाँ पर नेशनलिस्ट मूवमेंट में जुड़ जाते हैं। सोचिए, राष्ट्रवादी आंदोलनों में भी इनकी भूमिका रही है क्योंकि उस समय देश हमारा उसी धारा में बह रहा था। तो जो भी सक्रिय लोग थे, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो भी सक्रिय थी, जिनके अंदर संवेदनशीलता थी अपने देश को लेकर के, अपने देश की स्वतंत्रता को लेकर के, वो सभी लोग उस स्वतंत्रता संग्राम में कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। तो ये नेशनलिस्ट मूवमेंट में भी इनकी भागीदारी रही है और उस समय बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड न्यूज़पेपर था वंदे मातरम, जिसमें कि राष्ट्रवादी भावनाओं पे बात होती थी, जिनको कई बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन भी करने की कोशिश की। वह उसमें ये वंदे मातरम में को एडिटर के रूप में इन्होंने काम किया और 2 बार उसी के चलते उन्हें जेल भी मिली। बट इनका जो वो था, इनके ऊपर जो आरोप लगाए जाते थे वो प्रूफ नहीं हो पाए, जिसके कारण से ये जेल से छूट करके वापस आ जाते थे। आगे इनका देखते हैं हम लोग लाइफ स्केच में। तो इन्होंने एक योग की प्रैक्टिस शुरू की, मतलब इनका धीरे धीरे योग की तरफ रुझान आगे गया और 1905 में इन्होंने बड़ौदा में ही योग की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और 1908 में आते माना जाता है कि 1908 में इन्हें कुछ स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस हुआ, कुछ एक आध्यात्मिक इन्हें कुछ दर्शन प्राप्त हुए और 1910 में इन्होंने पूरी तरह से पॉलिटिक्स को रिज़ाइन दे दिया, पूरी तरह से पॉलिटिक्स को छोड़ दिया और पूरी तरह से ये स्पिरिचुअल लाइफ को इन्होंने अपना लिया। और ड्यूरिंग हिज 40 years in Pondicherry, he evolved new method of spiritual practices और लाइफ, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रल योगा। इंटीग्रल योगा की प्रैक्टिसेस इन्होंने शुरू की। इंटीग्रल योगा के बारे में मैंने बहुत थोड़ा ही पढ़ा है, जिसमें ये जानने की कोशिश की है कि इंटीग्रल योगा अन्य योगा के जैसा नहीं है। अन्य योगा में जिस तरह से हम सांसों पर नियंत्रण की बात करते हैं, प्राणायाम की तरफ हम देखते हैं, इंटीग्रल योगा उस तरह का कोई प्रैक्टिसेस नहीं है। इसमें हम सेल्फ रियलाइजेशंस की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये इंटीग्रल योगा की शुरुआत श्री अरबिंदो ने किया है और 1926 में श्री अरबिंदो आश्रम का इस्टेब्लिशमेंट होता है और वहाँ पर माना है कि फ्रेंच कपल्स आए थे, जिसमें उनकी वाइफ जो थी मीरा अल्फासा, इनके साथ ही मिलकर के इन्होंने अरबिंदो आश्रम को इस्टेब्लिश किया एंड मदर ऑफ द पौंडीचेरी आश्रम ये कहलाती हैं।
तो जब भी आप लोगों का सौभाग्य, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि प्राप्त हो चुका है कि नहीं, कि आप पुदुचेरी आश्रम में जाए और रहें। मुझे भी ये सौभाग्य अभी तक नहीं मिल पाया है, पर ज़रूर कभी मैं जाऊंगी इस आश्रम में। और आप, माना जाता है ना कि जब आप इस आश्रम में जाएंगे तो आपको वो एहसास होगा इनके प्रेजेंस का, और वो स्पिरिचुअलिटी जो है उसको समझने की हमें सभी को बहुत ज़रूरत है। हमें जीवन में स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें शांति देता है मन को, हमारे मन को पीस प्रोवाइड करता है। एक इंसान को इंसान के रूप में हम सोचने और समझने की कोशिश करते हैं, और साथ में मतलब एक संपूर्ण जीवन की ओर ये अग्रसारित करने की कोशिश करता है। आगे जब हम इनके बुक्स को देखते हैं, जो इनकी किताबें हैं, बहुत सारी किताबों की इन्होंने रचना की, आप उसी से इनकी विद्वता देख सकते हैं। तो कुछ किताबें बहुत एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं। हो सकता है कोई बुक सडन पूछ ली जाए जो अब तक पूछी नहीं गई हो, तो आप ये बुक का लिस्ट अगर दिमाग में रखेंगे तो मे बी आप सही आंसर दे सकेंगे। इनकी जो इम्पॉर्टेंट 3-4 तो किताब है जिस पे मैंने टिक लगाया है, उसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे सावित्री द लीजेंड एंड द सिंबल। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक अलॉन्ग विद द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, essays on the Gita, the Mother, the Secret of the Veda, letters on yoga, the human cycle, the integral yoga, the Renaissance in India, the ideal of human unity, future poetry, कर्मगिन, powers within, ये सारी इनकी बुक्स हैं। आगे हम बढ़ते हैं किताबों की ओर, तो उत्तर पारा स्पीच, द माइंड ऑफ लाइट, hymns to the mystic fire, the hour of God, the future evolution of man, evening talks with Sri Aurobindo on himself, meditation। बाल गंगाधर के साथ इन्होंने किताब ये लिखी है, बाल गंगाधर तिलक, his history and his writing and speech on education, the supramental manifestations upon earth, the superman, इसी थ्योरी को आज हम पढ़ने वाले हैं, India's rebirth, tales of prison's life, Vedic symbolisms and the hidden forces of life, ये सारी इनकी किताबें हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी जिसको हम जानना है, हो सकता है एग्जाम्स में पूछ लिया जाए, थ्योरी ऑफ सुपरमैन किसने दिया, ठीक है, और कभी कभी उस सुपरमैन थ्योरी का क्या सार है, क्या एसेंस है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ सुपरमैन, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाइए, थोड़ा सा दार्शनिक हो जाइए, तभी आप इस थ्योरी को अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए इस थ्योरी का कहना क्या है कि जो मनुष्य का विकास हुआ है ना, वो अभी भी अपूर्ण है, ये विकास अभी भी पूर्ण नहीं हो चुका है। जैसे इवोल्यूशनरी थ्योरी होती है ना, इवोल्यूशनरी थ्योरी क्या कहता है कि ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, कभी भी ये एंड प्रोसेस नहीं है, हमेशा इवोल्यूशन होता रहता है, उद्विकास होता है। उद्विकास का अर्थ क्या होता है, बाहर की ओर विकसित करना। तो यही इस थ्योरी का जिस्ट है। श्री अरविंदो जी ने बताया है कि आदर्श और विचारों की अराजकता ने विश्व को ऊपर ले जाने का मार्ग श्री अरविंद जी को दिखाई पड़ा। उन्होंने माना है कि जो विश्व में अराजकता फैली है, आप 1906 और 1908 के दौर को देखिए तो उस समय भारत में भी बहुत अराजकता थी, विश्व में अराजकता तो थी ही थी, और विश्व युद्ध भी हुए उसी टाइम पे। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1913-14 के दौरान। तो विश्व में जो अराजकता बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती है, तो इन अराजकता से हमें ऊपर उठना चाहिए, और जो आदर्श है, जो हमारे विचार हैं, वो इन अराजकता से ऊपर उठाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और ये कैसे संभव है, ये विकास के मार्ग से ही संभव है। जब तक ये विकास का रास्ता खुला रहेगा, मतलब हम विकसित होने के लिए सोचेंगे, विकसित किस सेंस में कि हम बहुत ज़्यादा भौतिक वस्तुओं को जन्म दे दें, वो विकास नहीं है। हमारे आध्यात्मिक, हमारे मानसिक स्थिति का भी विकास होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा श्री अरबिंदो जी कहते हैं। तो श्री अरबिंदो हैज सीन द वे टू टेक द वर्ल्ड अपॉन द chaos of ideals and ideas, that is the path of great process of the development।
फिर ये मानते हैं कि जो छोटे छोटे उपदेश होते हैं ना, जो छोटे छोटे प्रीचिंग्स होते हैं, जैसे आप कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मोबाइल में यूट्यूब लगा करके सुनने लगते हैं ना, छोटे छोटे कभी भी जो धर्म गुरु हैं हमारे, कभी हम उनको लगा करके सुनते रहते हैं, या कुछ आपके लेक्चर्स में भी कभी आपके टीचर्स कुछ कुछ उपदेश छोटे छोटे बोल देते हैं, या डायरीज आप परचेज करते हैं उसमें देखते हैं ना उपदेश लिखे रहते हैं, या थॉट ऑफ द डे स्कूल्स और कॉलेजेस में शेयर होता है। ये अरविंद जी कहते हैं कि ये जो छोटे छोटे उपदेश हैं, जो छोटे छोटे हमारे आचरण करने के जो सामान्य तरीके हैं, उनसे मनुष्य सुधर सकता है। मतलब हमारे अंदर जो अराजकता फैली हुई है उससे हम ऊपर उठ सकते हैं। उनका विश्वास है कि जिस प्रकार जड़ से जीवन और जीवन से मानस की उत्पत्ति हुई है, देखिए यही इवोल्यूशनरी थ्योरी की बात यहाँ पर हो रही है। हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ, जब भी आप साइंस में थोड़ा सा इवोल्यूशनरी थ्योरी पढ़ें तो आप पढ़ेंगे ना कि कभी हम जड़ थे, मतलब जड़ मतलब कि हम एक ही स्थान विशेष पे थे, इससे हम मूव किए और हम मोबाइल मूवमेंट में आए। मोबाइल मूवमेंट मतलब कि अब हम यहाँ भी मूव करने लगे, यहाँ भी मूव करने लगे, यहाँ भी ह्यूमन बीइंग का एवोल्यूशन तो ऐसे हुआ ना, डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग तो बन नहीं गया ना, हम बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फिर हम जो पानी में रहने वाले जीव बने, फिर हम लैंड पे आए, फिर लैंड पे भी हम जड़ अवस्था में थे, एक जगह पे रहने वाली अवस्था में थे, फिर उसमें भी हमारा विकास होते गया, उद्विकास होते गया, और धीरे धीरे हम क्या होते गए, हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे। फिर हम 4 पैर पे चलते थे, फिर हमारे अंदर विकास हुआ, हम 2 पैर पे खड़े हुए, और फिर धीरे धीरे विकास होते जा रहा है। हम जड़ से जीवन की ओर बढ़े, और जीवन से हम मानस की ओर बने, मतलब एक मैन की उत्पत्ति हुई। ठीक है, उसी प्रकार से अब इस मैन से हमको क्या बनना है, इस मैन से हमें सुपरमैन बनना है। सुपरमैन ऐसा नहीं कि उड़ के एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग चले जाए। सुपरमैन मतलब ये नहीं कि हम किसी के ऊपर जंप कर जाए, जंप करके हम किसी को बचा लें, ठीक है, वैसा सुपरमैन नहीं कि हम एक शस्त्र लिए और यहाँ से फेंके और बहुत दूर जा कर के गिर गया, हम हाथ बढ़ाते गए और बहुत दूर से किसी को पकड़ लिए, वैसा सुपरमैन की बात श्री अरविंदो नहीं करते हैं। हमारे मानसिक स्थिति के विकास की बात करते हैं, हमारे आध्यात्मिक स्थिति की विकास की बात करते हैं श्री अरविंदो। आगे हम बढ़ते हैं इसी सुपरमैन की थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए कि हम कभी जड़ थे, ठीक है, जड़ से हमारा और विकास हुआ, हम जीवन की ओर आगे बढ़े, जीवन से फिर एक मनुष्य का विकास हुआ, मनुष्य का निर्माण हुआ, और अब इसी मैन से हमें सुपरमैन बनना है। आगे मैं बता रही हूँ कि सुपरमैन क्या है। उनका मानना है कि जिस प्रकार साम्यवादी व्यवस्था शोषण का पूर्णता अंत नहीं है। अब आप मार्क्स की थ्योरी देखिए, थोड़ा सा मार्क्स की थ्योरी हम देखते हैं, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था की बात हो गई है। तो मार्क्स क्या कहता है कि 2 तरह के वर्ग हैं, दोनों वर्ग में हमेशा से संघर्ष रहा है, और इसी संघर्ष जो है वो आगे अलगाव की स्थिति को जन्म देता है। हमें क्या करना है कि हमें धीरे धीरे इस हैरार्की को, जो वर्ग है बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग, इस हैरारी को धीरे धीरे ख़त्म कर देना है, और एक ऐसे विश्व का निर्माण करना है जिसमें सभी एक बराबर हों, ठीक है, तब शोषण का अंत होगा। पर अरविंद जी कहते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था शोषण का अंत कर दे, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये पूर्णता अंत नहीं करेगा, तब भी उस भी समाज में शोषण चलता रहेगा। इसी तरह मानवतावाद तथा मानव सेवा भी समस्या का अंतिम निदान नहीं है। अगर हम बहुत सोशल हैं, ठीक है, हम मानव सेवा का काम कर रहे हैं, पर मानव सेवा और मानवतावाद का जो है वो भी अंतिम निदान नहीं करेगा, ठीक है। क्या है, क्योंकि अपूर्ण मनुष्यों के आधार पर पूर्ण मनुष्यों एवं समाज का निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती। देखिए कितनी सुंदर ये लाइन है कि जब तक व्यक्ति ही अपूर्ण है, ठीक है, हमारे अंदर ही पूर्णता नहीं है। पूर्णता किन द सेंस, बहुत सारे सेंस में हम भी अपूर्ण हैं, मतलब हम उस दृष्टि से लोगों को नहीं देख पा रहे हैं, उस दृष्टि से हम अपने समाज को नहीं देख पा रहे हैं। तो जब तक मानव ही अपूर्ण है, वो क्या करेगा, वो पूर्ण समाज का क्या निर्माण कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जब मानव पूर्ण होगा तभी वो पूर्ण समाज का भी निर्माण कर सकता है।
और जो नैतिकता होती है वो देश काल सापेक्ष होती है, मतलब कि हमारे यहाँ जिस बातों को हम नैतिक मानते हैं ज़रूरी नहीं कि दूसरे व्यक्ति उसे नैतिक मानते हो। जैसे हमारे यहाँ शराब पीना नैतिकता नहीं है, मोरालिटी नहीं है, पर दूसरे देशों में शराब पीने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज़ है। उसी प्रकार मानस अथवा बुद्धि के स्तर तक मनुष्य बना रहे ये संभव नहीं है। अब ये मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देती हूँ कि ही बिलीव दैट जस्ट एट द कम्युनिस्ट सिस्टम डज नॉट completely end exploitations, humanism and human science are not the final solution to the problems, because the creation of perfect society cannot be imagined on the basis of imperfect human beings, and morality is also relative concept. It is not possible to remain human till the level of intellect. Okay, आगे बढ़ते हैं, हम इनकी थ्योरी को और एक्सप्लेन करते हैं आगे। विकास की प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि मानस से अति मानस का निर्माण हो सके। ठीक है, यही विकास है कि मैन से एक सुपरमैन का जो है निर्माण हो सके, जहां मनुष्य को यह अब सुपरमैन क्या है, अब यहाँ से मैं क्वालिटी बता रही हूँ कि जहां पर मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा कि प्रत्येक अन्य मनुष्य उसका अपना ही अंश है। अभी तक तो हम समझते हैं ना, अभी तक हमें समझाया जाता है कि आप दूसरे व्यक्तियों से अच्छे से पेश हों, ठीक है, आप सभ्यतावादी दृष्टिकोण को अपनाएं, आप सिविलाइज्ड हों, आप एक ह्यूमन को ह्यूमन की तरह सोचें। ठीक है, ये भी हम लोग को टीचिंग दी जाती है। ठीक है, ये हम लोग को समझाया जाता है। जिस दिन ये हमें समझाया जाना बंद हो जाएगा, ठीक है, हम इस सत्य का अनुभव स्वयं कर लेंगे, तो यही सुपरमैन है। ठीक है, अभी जैसे क्या आप सांस लेना याद रखते हैं? नहीं याद रखते ना, आप अपने आप लेते हैं। आपको छींक आती है तो आप अपने आप छींक लेते हैं। ठीक है, कई चीज़ों के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है। तो जब ऐसी चीज़ों को हम सोचना ही बंद कर दें, मतलब वो हमारे जीवन में, हमारे आदतों में, हमारे मानसिक पटल पर वो चीज़ें अपने आप उतर जाएं। ठीक है, हमें ऐसा रियलाइज़ नहीं कराया जाए कि देखो एक मानव है, आपको उस मानव से सभ्य तरीके से पेश आना है, पशु हत्या नहीं करनी है। ये सब चीज़ें जब सिखाना बंद हो जाए, हमारे स्वभाव में वो चीज़ें अपने आप आ जाए, हमें उन सब चीज़ों के लिए सोचना न पड़े, तो यही अतिमानस है। मेरे ख्याल से आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। जब मनुष्य की जानकारी सूचना की स्थिति से ऊपर उठ जाए, जब हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाए, ठीक है, हम खुद रियलाइजेशन में हो जाए, जब मनुष्य तर्कों से किसी बात को समझने के बदले उसे प्रत्यक्ष रूप से जान लेगा। जैसे हम अपने आंखों देखी चीज़ को बुद्धि की प्रक्रिया से समझने की आवश्यकता का अनुभव नहीं करते। अब जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ आप अपनी आंख से देख रहे हैं, उसमें क्या आप बुद्धि लगाते हैं? नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं ना। आपने अपने आंख से कोई चीज़ें देख ली तो आपको उसमें बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अतिमानस सुपरमैन का यही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग ही न करना पड़े, ऑलरेडी हमारे अंदर वो चीज़ें आ जाएं, वो होता है सुपरमैन। When the knowledge of man rises above the position of information, when man can understand anything directly instead by reasoning, like we do not feel the need to understand the things seen by eyes through the process of intelligence। ठीक है, मतलब बुद्धि का प्रयोग कम होता जाए, हम अपने आप ही चीज़ों को समझते हुए चले जाए, वो अतिमानस है। आगे हम देखते हैं, अतिमानस के उदय से मानस समाप्त होगा ऐसी बात नहीं है। अब देखिए क्या चीज़ है कि अब इसमें कहा जा रहा है कि अगर सुपरमैन बन जाएगा तो क्या मैन खत्म हो जाएगा? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है? क्या आज हम ह्यूमन बींग्स बने तो क्या एनिमल समाप्त हो गए? क्या अभी भी जड़ चीज़ें समाप्त हो गई? नहीं जी, नहीं समाप्त हुई ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। अभी भी अस्तित्व सारी चीज़ों का बना हुआ है। एग्जैक्टली लाइक दैट, when the superman will be arise, it is not necessary that the existence of man is finished। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तब भी पे मैन रहेगा। अतिमानस के उदय से मानस समाप्त होगा ऐसी बात नहीं है। मनुष्य जड़ से निकलकर जीव कोटि में आया है, सोचने की शक्ति पाकर वो जीव कोटि से भी ऊपर उठकर मानव कोटि में आ गया है। फिर भी जड़ उसके साथ है, जड़ उसके साथ है ना, किंतु उसका व्यक्तित्व पशुओं से भिन्न हो गया है, क्योंकि
पशु सोच नहीं सकते और मनुष्य सोच सकता है। मतलब हम उन्हीं पशु समाज से निकले हैं ना। कहा जाता ना कि हमारे पूर्वज बंदर रहे होंगे, तो क्या बंदर का एग्जिस्टेंस समाप्त हो गया? नहीं जी, नहीं समाप्त हुआ, आज भी बंदरों का एग्जिस्टेंस है। उसी तरह से बात हो रही है कि अगर सुपरमैन बन जाते हैं, मतलब एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण होता है जहाँ बुद्धि का, जहाँ तर्कों का कोई महत्व नहीं होता है, जहाँ सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं होती है, हमारी आदतों में, हमारे मानसिक स्तर पे सारी चीज़ें अपने आप जन्म ले लेती हैं, वो होगा अतिमानस। ओके, सोचने की शक्ति ही मानस है ना। जब तक हम सोच रहे हैं तब तक हम मैन हैं। अतिमानस की सार्थकता यह होगी कि वह सोचने में गलती न करेगा। ठीक है, ये बात कही है कि जब तक हम सोच रहे हैं तब तक तो हम मैन हैं। जब हम सोचने से परे हो जाए, मतलब हमारे अंदर वो सारी चीज़ें स्वतः ही जन्म ले लें, हमको सोचना ना पड़े, हमारे हैबिट्स में, हमारे कार्य प्रणाली में ही वो सारी चीज़ें आ जाए। क्या चीज़ें? ह्यूमैनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे अंदर अपने आप समावेश कर ले, ये सुपरमैन कहलाता है। अरविंद मानते कि व्यक्तियों में सर्वथा नवीन चेतना का संचार करो, उनके अस्तित्व के समग्र रूप को बदलो, जिससे पृथ्वी पर नए जीवन का समारंभ हो सके, ऐसा अरविंद जी कहते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं इसको कि अतिमानस को स्पष्ट करते हुए श्री अरविंद कहते हैं कि क्रम विकास समाप्त नहीं हुआ है, न तर्क बुद्धि अंतिम शब्द है, न बुद्धिमान पशु प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ रूप है। जैसे पशु से मानव प्रकट हुआ, उसी तरह से मानव से अति मानव प्रकट होगा। कोई चीज़ रुकी नहीं ना, इवोल्यूशन लगातार हुआ ना, विकास लगातार हुआ। हम जड़ थे, जड़ से हम चेतन बने, चेतन से हम मानस बने, मानस से अब हमें अति मानस बनना है। वह है, अब अति मानस को मैंने फिर से यहाँ पर बताया कि वह है जो भौतिक पदार्थ से उठकर दिव्य शक्ति, दिव्य प्रेम और दिव्य ज्ञान पर आधिपत्य जमाकर अपने आप दैव रूप बन जाते हैं। मतलब कि अति मानस वही है जब हम भौतिक चीज़ों से दूर होते जाते हैं और हम दिव्य शक्ति, दिव्य प्रेम, दिव्य ज्ञान पर आधिपत्य जमा लेते हैं, ये अति मानस है। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ये मैंने सोर्सेज जहाँ जहाँ से बनाया है मटेरियल को, वो सोर्सेज मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो थोड़ा सा वही है ना, थोड़ी सी अगर आपको और जानना है और समझना है तो आप बिल्कुल इनको और पढ़िए। मैंने तो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया और मैंने बहुत डेप्थ में नहीं बताया कि क्या उसका प्रोसेस है, क्या नहीं प्रोसेस है, पूरा मैंने डेप्थ में नहीं बताया, क्योंकि एक थिंकर को हमें जानना था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने वही कोशिश की है। होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, कमेंट करते रहा करिए। मुझे कमेंट बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का पढ़ के कि एग्जैक्टली आपके दिमाग में क्या है। कुछ और इनोवेटिव चीज़ें अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए कि मैं और क्या कर सकती हूँ आपके क्वेरीज़ को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए या आपके नॉलेज को और अपडेट करने के लिए। मुझे प्लीज़ आप लोग गाइड करते रहा करिए। तब तक आप सभी को मेरा प्रणाम है, खूब सारा प्यार आप सबों को, खूब पढ़ते रहिए और एक इंटेलेक्चुअल लाइफ एक अपना क्रिएट करिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।